हमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है बेटा दैट इज क्वांटम नंबर। ओके, क्वांटम नंबर की बात करनी है। 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम n से डिनोट करते हैं। सेकेंड क्वांटम नंबर इज एजीमूथल क्वांटम नंबर। एजीमूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम M से डिनोट करते हैं। एंड द फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्वांटम नंबर जो पढ़ रहे हैं, क्वांटम नंबर होता क्या है? 4 तरह के जो क्वांटम नंबर होते हैं, तो क्वांटम नंबर होते क्या है? तो बेसिकली क्वांटम नंबर आर द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेटा इलेक्ट्रॉन के एड्रेस होते हैं, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है ना? आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं बेटा? यस सर। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ऑर्बिट्स के बारे में। ऐसे कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। पहले ऑर्बिट में आपने पढ़ा होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8 है ना? 8। दूसरे में 8, 5, 6, 7 और 8। तीसरे ऑर्बिट में भी 8 होते हैं। ठीक है, 8। तो इस तरह से आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मींस इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये है, ये गलत है। ठीक है, ये बोर का कॉन्सेप्ट था, बोर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन बोर का कॉन्सेप्ट फेल हो गया बेटा। बोर का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। ठीक है, बोर के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया, और जो अल्टीमेट जो मॉडल निकल के आया, दैट मॉडल इज नोन एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यानी कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, उस एटम को स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल की बात की गई, वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उस मॉडल को हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं, QMM। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है। ये क्या होता है? तो इसमें ये कहा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता है कि चक्कर लगाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन बस न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होते हैं और पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, पर्टिकुलर ऑर्बिटल में होते हैं, पर्टिकुलर सेल में होते हैं, सबसेल में होते हैं, ऑर्बिटल में होते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया है, s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल होता है, f ऑर्बिटल होता है ना? थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी है आपको? s ऑर्बिटल के बारे में मैंने बताया कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, हालांकि बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा p ऑर्बिटल हमने कहा कि डम्बल शेप का होता है, d ऑर्बिटल मैंने कहा है डबल डम्बल शेप का होता है, डबल डम्बल, और f ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शेप का होता है, कॉम्प्लेक्स शेप का होता है। आई बात समझ में? तो f ऑर्बिटल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी बात हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो s ऑर्बिटल इस तरह से। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये कहता है कि देखिएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है। आई बात समझ में? और न्यूक्लियस के बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे इनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। आई बात समझ? यहाँ पे इनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में पाए जाएंगे, कौन से शेल में पाए जाएंगे, कौन से सबसेल में पाए जाएंगे, इसकी जानकारी हमें ये क्वांटम नंबर देता है। आई बात समझ में? इसकी जानकारी हमें क्वांटम नंबर देता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PQM, शॉर्ट फॉर्म इसका n होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता क्या है बेटा?
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहली जो बात बताता है आपको वो होता है शेल के बारे में, इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल में है। शेल का मतलब, अब ऐसा मत समझिएगा आप, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। शेल का मतलब ये नहीं कि ये पहला सेल है, ये सेल कई बार हम लिख देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन दिस इज नॉट अ शेल, ये तो एक पाथ है बेटा, है ना, है कि नहीं? क्यों बेटा, समझ में आ रही है बात अनुष्का? समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज पाथ, ये तो पाथ है एक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोर के हिसाब से बोर कहते थे कि इस पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस के बाहर, एक न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा स्पेस, पूरा का पूरा स्पेस, आई बात समझ में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज फर्स्ट सेल। सेकंड सेल कुछ और बड़ा होगा, सेकंड सेल कुछ और बड़ा होगा बेटा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, सेकंड सेल मैं कह रहा हूं बड़ा है, तो सेकंड सेल का मतलब ये हो गया कि ये पूरा स्पेस, ये पूरा स्पेस यानी कि इंक्लूडिंग फर्स्ट। लेकिन सेकंड सेल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इधर ज्यादा होगी, बाहर ज्यादा होगी रेदर देन अंदर, इधर ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में? ठीक है, ये सेकंड सेल हो गया। नहीं सर, नहीं समझा। सेल का मतलब ये होता है न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाए। आई बात समझ में? ठीक है, यानी कि अगर पहला सेल कहें तो पहला सेल मतलब वो नजदीक होगा न्यूक्लियस के, दूसरा सेल न्यूक्लियस से और बड़ा होगा, तीसरा सेल न्यूक्लियस से और बड़ा होगा, तीसरा सेल सर वो बढ़ते जाएगा क्या? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कुछ ऐसा। तीसरा सेल पूरा ये होगा। आई बात समझ? यानी कि शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है। दूसरी बात ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। अगर पहले शेल में है, फर्स्ट शेल में है, तो हम कहेंगे कि वो नजदीक में है न्यूक्लियस के। अगर दूसरे शेल में है तो हम कहेंगे कि वो न्यूक्लियस से दूरी पे होगा। तीसरे शेल में है तो हम कहेंगे कि वो और दूरी पे होगा। बात समझ में आ रहा है? शेल का मतलब समझ में आया क्या होता है? शेल मतलब न्यूक्लियस अराउंड एक ऐसा स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। पहले शेल में अगर मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में मतलब न्यूक्लियस के पास में है, इस रीजन में है, इस रीजन में है, इस ये वाले रीजन में है, ये वाले न्यूक्लियस के पास में है इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में कह रहा हूं मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पे पाया जा सकता है। आई बात समझ में? यहां पे। तीसरा सेल कह रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां पे होगी? इधर ज्यादा हो, इधर होगी, यानी कि न्यूक्लियस से दूरी पे। फर्स्ट पॉइंट फिर से समझाओ ना, शेल वाला। शेल का मतलब ये होता है बेटा, शेल का मतलब ये होता है न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस, वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। आई बात समझ में? जैसे पहला शेल में कह रहा हूं, फिर से बताता हूं, यहाँ पे पिक्चर बनाता हूं। पहला सेल में कह रहा हूं, पहला सेल आपका ये होगा, पहला सेल न्यूक्लियस के अराउंड वो पूरा का पूरा जगह, पूरा का पूरा स्पेस, कहीं भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा बेटा यहाँ। सो दैट इज फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल। अगर इसी को मैं और बड़ा सर हाँ सर, तो फिर ऑर्बिटल और शेल के बीच डिफरेंस क्या रहा? अलग है, डिफरेंस है बेटा, दोनों में डिफरेंस है, अभी ऑर्बिटल पे आएंगे। सर शेल्स को KLM डिफरेंशिएट करते हैं ना, शेल को हम KLM से बोलते हैं, बिल्कुल। K मतलब पहला सेल, L मतलब दूसरा सेल, M मतलब तीसरा सेल, N मतलब चौथा सेल, एंड सो ऑन। ठीक है, डिफरेंस ये है बेटा ऑर्बिटल में, ऑर्बिट सेल मतलब पूरा का पूरा स्पेस, ऑर्बिटल का मतलब, ऑर्बिटल की बात करें तो जैसे p ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा, p ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा, तो p ऑर्बिटल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ऑर्बिटल पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। शेल की बात करें तो शेल मतलब न्यूक्लियस के अराउंड पूरा का पूरा स्पेस। आई बात समझ में? ठीक है, शेल का मतलब समझ में आया? जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा।
बढ़ते अगर जाएंगे। पहले सेल में है तो वो न्यूक्लियस के पास में होगा। अगर हम मैं कहूं ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पहले सेल में है, ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में है, मैं पूछूं कि कौन सा न्यूक्लियस के पास में होगा, कौन सा वाला कहेंगे आप? कौन सा वाला कहेंगे? लोअर एनर्जी वाला। जो पहले सेल में है वो न्यूक्लियस से ज्यादा पास में होगा, जो दूसरे सेल में है वो न्यूक्लियस से दूरी पे होगा बेटा। ठीक है। तीसरी जो बात ये बताता है हमें, तीसरी जो बात हमें सर बताता, एक डाउट है। हाँ बोलिए बेटा। देखो सर, आपने ऐसे बोला कि फर्स्ट शेल में अगर किसी ने पूछा फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो फर्स्ट शेल के वहां पे मिलेगा, और अगर सेकंड शेल में गए तो फिर वो फर्स्ट शेल में भी मिलेगा और सेकंड शेल का जो स्पेस है वहां पर भी मिलेगा क्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बड़ा अजीब सा मॉडल होता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये कहता है, जैसे आप अगर मान लीजिए एक कमरे में है, दीवार है, आप बॉल को फेंकते हैं तो आप क्या कहेंगे कि आपकी बॉल कमरे के अंदर ही रहेगी, बाहर जाएगी क्या अगर बंद कमरा है तो? नहीं। नहीं जाएगी। नहीं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल उल्टा कहता है बेटा। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये कहता है कि बॉल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बाहर भी है, बाहर भी बॉल पाया जा सकता है कमरे के। तो कहने का मतलब थोड़ा सा अजीब है बेटा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अभी हम डिटेल में समझेंगे जब पुरानी बात, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। हालांकि आपको इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी पढ़नी नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी इस तरह का कुछ मॉडल होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां भी पहले सेल में भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, दूसरे मतलब जो दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको यहां भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन यहां पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। अगर वो कहां पाया जाएगा? बाहर, ज्यादा डिस्टेंस पे ज्यादा पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए इस तरह का है, आपका एक छोटा भाई है और एक आप है, आप बड़े हैं उनसे। तो भाई आप बड़े हैं तो आप बाहर जा सकते हैं, घर में भी रह सकते हैं, लेकिन आपका छोटा भाई है तो बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है। तो पहला सेल आपका छोटा भाई हो गया, दूसरे सेल आप हो गए, तो दूसरे सेल के आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी घर में भी है बाहर भी है। लेकिन आप चूंकि बड़े हैं तो बाहर हो सकता है ज्यादा पाए जाते हो, क्योंकि आप पढ़ने जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, डांसिंग क्लास, ये क्लास वो क्लास, तो आपके बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन क्या घर में नहीं पाए जाएंगे? क्या यहाँ पे, ये मान लीजिए घर है आपका, तो क्या यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे? पाए जाएंगे, लेकिन आपकी ज्यादातर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगी? इस बाहर। आउटसाइड। अगर पिताजी हैं, मान लीजिए पिताजी काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, तो घर में भी पाए जाएंगे, बाहर भी पाए जाएंगे, और हो सकता है दूसरे शहर में भी पाए जाएं, है कि नहीं? अगर मान लीजिए पिताजी का काम ऐसा है, घूमने वाला है, तो ज्यादातर वो कहाँ पाए जाएंगे? बाहर, दूसरे शहरों में। तो पिताजी थर्ड सेल में आ गए, आप सेकंड सेल में है, आपका छोटा भाई फर्स्ट सेल में है। कहानी समझ में आ रही है? यस सर। सेल का मतलब समझ में आया? हाँ सर। आपको पिताजी की एनर्जी ज्यादा होगी देन आपसे, और आपकी एनर्जी ज्यादा होगी आपके छोटे भाई से, है कि नहीं? है कि नहीं बेटा? यस सर। कहने का क्या मतलब है? कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का क्या मतलब है कि शेल एनर्जी के बारे में भी बताता है। हम कह रहे हैं पिताजी थर्ड सेल में है, आप सेकंड सेल में हैं, और आपका छोटा भाई फर्स्ट सेल में है। तो ये भी बताता है कि पिताजी की एनर्जी ज्यादा है। जो ज्यादा बड़े बड़े सेल में रहता है, हायर सेल में रहता है, उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, है कि नहीं? यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? एनर्जी के बारे में भी बताता है। और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी बेटा। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो बेसिकली दो चीजों का दिमाग में रखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दो चीजों के बारे में मेनली बताता है। पहला तो शेल तो है ही है,
दूसरी जो चीज है दैट इज डिस्टेंस, और तीसरी जो चीज है दैट इज एनर्जी। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा, है कि नहीं? जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे एनर्जी भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ेगी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। आई बात समझ में? ठीक है, यस सर। क्लियर? यहाँ तक शेल के बारे में समझ में आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में समझ में आ गया। कोई समस्या यहाँ तक? कुछ पूछना है? नो सर। ओके, दूसरी बात हम करते हैं, दूसरी बात करते हैं बेटा। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है? एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम एल से डिनोट करते हैं बेटा, एल से, ठीक है? ये क्या बताता है? सबसे पहली चीज तो सबसेल के बारे में बताता है, सबसेल के बारे में बताता है। सबसेल मान लीजिए, सबसेल को मैं कैसे डिफाइन करता हूं? सबसेल मान लीजिए आपका घर है, आई बात समझ में? आपका घर है, ठीक है? घर में फर्स्ट फ्लोर होगा, सेकंड फ्लोर होगा, थर्ड फ्लोर होगा, फोर्थ फ्लोर होगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? सो दैट फ्लोर इज नोन एज शेल, सबसेल। आपका घर पूरा एटम है, आपकी कॉलोनी में बहुत सारे एटम्स होंगे, यानी कि घर होंगे, और उस घर में बहुत सारे एटम्स होंगे, सॉरी उस घर में बहुत सारे फ्लोर्स हो सकते हैं। सो दैट योर फ्लोर इज जस्ट लाइक अ सबसेल। आई बात समझ में? अब जैसे मुझे आप तक पहुंचना है, आई बात समझ में? तो मैं क्या कहूंगा, मैं क्या करूंगा? सबसे पहले आपकी कॉलोनी में जाऊंगा, ठीक है? आई बात समझ में? उस कॉलोनी में आपके घर जाऊंगा मैं, आपके घर में आप किस फ्लोर पे है वहां पे जाऊंगा मैं, फिर आप जिस फ्लोर पे है उसके किस कमरे में है उसमें जाएंगे, फिर आप मिलेंगे, है ना? यू आर जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन, आप खुद को इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। आई बात समझ में? अपने आप को आप इलेक्ट्रॉन जैसा ट्रीट कीजिए बेटा। तो आप तक पहुंचना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, ठीक है? तो जो शेल है वो आपका घर है, सबसेल क्या है? आपका फ्लोर है, FLOOR, फ्लोर पे मैं आपको पहुंच गया। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। इस सबसेल को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है? और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती थी बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो सकती थी, पहले सेल में कोई हो सकता था, दूसरे सेल में कोई हो सकता था, तीसरे सेल में हो सकता था, चौथे सेल में हो सकता था, सो ऑन। जैसे मान लीजिए आपकी कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, किसी घर को 1 नंबर से डिनोट कर दूं, किसी को 2 से, किसी को 3 से, किसी को 4 से, तो दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है? अब अगर हमें शेल की बात करनी है तो शेल क्या होता है बेटा? शेल की वैल्यू, एल की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? एल की वैल्यू और एन पे डिपेंड करती है। एल की वैल्यू 0 to n-1 तक वेरी करती है, यानी कि अगर मैं कहूं n बराबर 1 तो एल की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी? 0 to n-1, यानी कि 0 to 1 - 1 0। अगर मैं n बराबर 2 कहूं तो एल की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 1 -1 नहीं, 0 2 है बेटा, 0 to n-1, यानी कि 0 भी एग्जिस्ट करेगी, 1 भी एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाहता हूं? अगर मैं n बराबर 2 कहूं तो l की क्या वैल्यू पॉसिबल होगी? 0 to 2 - 1, सॉरी n की वैल्यू मैं 3 कहूं तो 0 to 3 - 1, 0 to 3 - 1 यानी कि 2, 0 to 2, 0 to 2 0 1 2। अगर मैं n बराबर 4 कहूं तो
एल की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3। वेरी गुड, 0 1 2 3। अनुष्का, सबको समझ में Yes, आ रहा है sir. बेटा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? Yes, sir. ये हु इज दिस क्यू कॉम? हेलो हेलो हेलो। Yes. अच्छा, ये नहीं, कोई एक आया था कोई क्यू कॉम। हु वाज दिस क्यू कॉम? अच्छा, प्रणव, प्रणव। हाँ सर। हाँ बेटा, समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा है सर। आ रहा है ना सारी बातें? हाँ सर। स्नेहा, स्नेहा, हाँ सर। आ रहा है बेटा? हाँ प्रिंसिपल सर। क्वांटम नंबर समझ में आया क्या होता है? हाँ सर। ठीक है। विनीत, विनीत, यस सर। आ रहा है बेटा? हाँ समझ में आ रहा है सर। आ रहा है ना बेटा? हाँ, बोलिएगा, कहीं नहीं समझ में आएगा तो तुरंत मुझे बोलिएगा, तुरंत डिस्कस कीजिएगा चीजों को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सर। अगर मैं, बताइए, आप ही बताइए विनीत, अगर मैं कहूं n बराबर 5 तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी? जीरो 1 2 3 4। वेरी गुड, वेरी गुड। 0 1 2 3 एंड 4। यानी कि l की वैल्यू n पे डिपेंड करती है और 0 टू n-1 तक वेरी करती है। 0 टू n-1 तक वेरी करती है बेटा, है कि नहीं? क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक? कुछ पूछना है? अच्छा, No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। L हमें एनर्जी के बारे में भी बताता है, आई बात समझ में? और N हमें डिस्टेंस के बारे में भी बताता है फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आपके डिस्टेंस के बारे में भी बताता है L की वैल्यू, और एनर्जी के बारे में भी बताता है। यानी कि जिसके लिए L की वैल्यू 0 है उसकी एनर्जी कम होगी, जिसके लिए L की वैल्यू 1 है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके लिए 2 है उसकी एनर्जी और ज्यादा होगी, एंड देन 3। है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? तो जिसके लिए No, sir. तो No, sir. जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ेगी बेटा, जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगा, डिस्टेंस भी बढ़ेगा। यानी कि एनर्जी और डिस्टेंस दो क्वांटम नंबर मिल के बताते हैं। कौन कौन से क्वांटम नंबर? n एंड l, दोनों मिल के बताते हैं। यही दोनों बताते हैं एनर्जी के बारे में और डिस्टेंस के बारे में। ठीक है? अच्छा, अगर मैं कहूं कि l बराबर 0 तो इस l बराबर 0 का एक वर्ड रिप्रेजेंटेशन भी है, वर्ड में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। l बराबर 0 का मतलब, अगर मैं कहूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं l बराबर 0, PDF. इसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कहूं l बराबर 1, इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कहूं l बराबर 2 तो इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कहूं l बराबर 3 तो इसको हम f से डिनोट करते हैं। हमें सिर्फ SPDF की जरूरत होती है बेटा, लेकिन अगर मैं कहूं l बराबर 4 तो एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज Z। l बराबर मैं अगर 5 कहूं तो क्या होगा? H I J K ऐसे सो ऑन। ठीक है? हालांकि F तक ही हमें जरूरत पड़ती है बेटा, F के बाद जरूरत नहीं पड़ती है, GH की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? No, sir. तो No, फिर से sir. एक बार मैं रिवाइज कराता हूं। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में बताता है, इसकी वैल्यू n पे डिपेंड करती है, एंड फॉर एनी n l की वैल्यू 0 टू n-1 तक वेरी करती है। आई बात समझ में? ये क्या क्या बताता है? एनर्जी के बारे में बताता है और हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है। ठीक है?
और हर एक एल के लिए एक वर्ड रिप्रेजेंटेशन भी है। एल बराबर 0 कहूं तो मैं उसको एस सबसेल कहूंगा, एल बराबर 1 कहूं तो मतलब टी होता है, एल बराबर 2 मतलब डी होता है, एल बराबर 3 का मतलब एफ होता है, एंड सो ऑन। 4 के बाद 4 में जी होता है, 5 में एच होता है, आई होता है, जे होता है, के होता है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है हमें, हमें जरूरत कहां तक पड़ती है, एफ तक। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई समस्या यहां तक, कुछ पूछना है? नो सर। एक और चीज जरा जानिएगा, एक और चीज मैं आपको बताने वाला था कि ये बताइए, और इन एनी शेल, किसी भी पर्टिकुलर शेल में बात करें, अगर किसी भी पर्टिकुलर मैं शेल में बात करूं, तो मुझे ये बताइए कितनी एल की वैल्यू पॉसिबल होगी, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल इन एनी शेल, इन एनी शेल क्या होगी? अगर मैं n बराबर 1 कहूं तो l की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एंड दैट इज 1 हाँ, अगर मैं n बराबर 2 कहूं तो l की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 2 l बराबर 3 कहूं तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 3 l बराबर 4 में कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 4 4। मतलब बताइए कि किसी भी n में l की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी? नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ l इन एनी सबसेल क्या होगा, किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? n के बराबर। n के बराबर होगा। ठीक है, तो ये समझिएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l इन एनी शेल इज इक्वल्स टू n, n के बराबर ही होगा। जितने n होंगे, मान लीजिए मैं कहूं n बराबर 5, कितनी वैल्यू पॉसिबल है l की? 5 वैल्यू पॉसिबल है। कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? 0, 1, 2, 3, 4। समझ में आई बात? यस सर। समझ में आया बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई डाउट? नो सर, नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो ये तो n के बारे में हो, ये तो l के बारे में हो गया, कोई समस्या? तो थोड़ा सा l के बारे में थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। यहां तक मिटा दूं मैं, लिख रहे हैं ना आप लोग? हाँ सर। हाँ, लिखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट भी अगर चाहे तो लेते रहिएगा, मैं मिटाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं n बराबर 1 तो l की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी? यहाँ पे n लिखूं, यहाँ पे l लिखूं, तो n बराबर अगर मैं 1 कहूं तो l की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी? 1 0। 1 हाँ, एक वैल्यू पॉसिबल होगी एंड दैट वुड बी 0, है ना भाई? l की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? 0 टू n-1 तक। ठीक है बेटा, और इसको मैं अगर इन दोनों को मिला दूं तो किससे मैं रिप्रेजेंट करूंगा? 1s, 1 इज फॉर n, s इज फॉर l की वैल्यू। अगर मैं n बराबर 2 कहूं तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 0 एंड 1। 0 1 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2s 2p होगा। ठीक है बेटा, इसको मैं इन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना है बेटा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 एंड 0 का मतलब अभी भी बताया ना, 0 मतलब s। नंबर को हम वर्ड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 इज रिप्रेजेंटेड एज s, s सबसेल कहते हैं इसको। आई बात समझ में? क्लियर? कंफ्यूजन है? नहीं सर, नहीं समझा। नहीं समझा? कोई बात नहीं, फिर से समझिएगा। मैंने कहा अगर n बराबर 1 कहूं, n बराबर 1 के लिए l की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? एक ही वैल्यू पॉसिबल है एंड दैट वुड बी 0। ये इतनी बात समझ में आई थी बेटा? हाँ ये समझा। इतना समझ में आया था ना? अब इन दोनों को मैं मिक्स कर दूं, दोनों को रिप्रेजेंट करना है मुझे, दोनों नंबर्स को एक साथ रिप्रेजेंट करने हैं। तो मैंने कहा अभी 0 को किस नंबर्स, किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं? s से। तो इन दोनों को एक साथ मिला दूं तो क्या कहूंगा? 1s। ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके लिए n की वैल्यू 1 है
और L की वैल्यू 0 है, उसको हम कहेंगे 1s इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया? आया सर, समझा समझा सर। वो समझा सर। हाँ बोलिए बेटा, कुछ कह रहे, कोई कुछ कह रहा था। सर वो सेकंड वाला नहीं समझा, मतलब अपने n की वैल्यू इज इक्वल टू 2। हाँ हाँ सर, वो 2s और 2p कैसे लिखा वो नहीं समझा। तो 2 अगर है तो 2 में L की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या है? 0 और 1। ये बात समझ में आ रही है? ये हाँ बात सर, तो 1 की हाँ क्या कह रहा है बेटा? सर आपने वो बोला ना 1 L इक्वल्स टू 1 को हम P से डिनोट करेंगे, हाँ बिल्कुल। तो आपने वो हाँ हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? फिर से समझिएगा, फिर से मैं पूरी शुरू से समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ n बराबर 2, तो L की कितनी वैल्यू पॉसिबल है बेटा? 0 और 1। ये समझ में आ रही है बात? L बराबर 2 के लिए L की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 0, 1। 0 और 1 पॉसिबल है ना? दो वैल्यू अभी तो पढ़ा था इससे पहले। हाँ सर। ये समझ में आया हाँ ना? सर। हाँ यहां तक आया ना? हाँ सर। अब मैंने कहा कि L बराबर 0 को किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं? S से। अगर 1 है तो किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं? P से। तो इन दोनों को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो क्या हो जाएगा? 2s एंड 2p। ये 2 वाला s, 2p। अगर n की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 0 है, तो 2s। n की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 1 है, तो 2p। बोलिए बेटा। हाँ सर समझा। आसान है, कुछ बहुत 2 बड़ी बात कैसे नहीं है। होगा? हाँ 2 मतलब ये वाला 2 बेटा, ये वाला 2, यानी कि 2s जो कह रहा हूं इसमें ये n है और ये l है। ये n है और ये l है। 2p दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर देता है। अगर मैं फिर से समझिएगा, फिर से एक बार देखिएगा और एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर मैं 3 कहूं तो L की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी? 0, 1, 2। 0, 1, 2। यहां तक ठीक है? 3s 3p बिल्कुल। 3s, 3s 3 और 0 3p को and मिक्स करके, 3d। बिल्कुल 3s 3p एंड 3d। n बराबर 3 कहूं, L बराबर 0 मतलब 3s। n बराबर 3, L बराबर 1 यानी कि 3p। n बराबर 3, L बराबर 2 यानी कि 3d। हाँ सर समझा। समझ में आया एवरीवन? विनीत यस सर। यस सर। समझ में आ गया बेटा? अब बताइए सर। आप। यस। हाँ बेटा बोलिए। सर यहाँ पर देखो, अगर n इज इक्वल टू 2 लिया तो L की वैल्यू मतलब जो रिप्रेजेंटेशन होगा हाँ वो 2s 2p रहेगा, बट बिल्कुल 2s और 2p के पहले 1s भी तो आता है ना, आता है, बिल्कुल आता है बेटा। तो फिर वो नहीं लिखेंगे हम? नहीं 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 नहीं, नहीं वो तो नहीं, इन दोनों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना एक साथ, तो इन दोनों को ही तो लिखेंगे ना। आप इसको क्यों लिखेंगे? ये तो 1 में एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट सेल में एग्जिस्ट करेगा 1s, सेकंड सेल में एग्जिस्ट करेगा 2s 2p, अच्छा अच्छा, हाँ समझा थर्ड समझा। सेल में एग्जिस्ट करेगा 3s 3p 3d। अब बताइए फोर्थ हाँ सेल सर में, समझा, हाँ समझा। फोर्थ सेल में क्या एग्जिस्ट करेगा बता दीजिए जरा। 4s 4s 4p 4p 4d 4d 4f। 4d 4। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, मजा आ गया मुझे तो आप लोग को पढ़ा के। n और l कहूं, n बराबर मैं कहूं 4, तो l की वैल्यू पॉसिबल है 0, 1, 2 एंड 3। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन 4s 4p 4p 4d 4f। n बराबर 5 कहूं मैं, तो l की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगी? 5s 5p 5d 5f and 5g। क्वेश्चन सुनिए मेरा ध्यान से, मैं 5s 5p की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कौन कौन सी l की वैल्यू पॉसिबल होगी। तो 0, 1, 0 1 2, 2 3 4। 3, 4। 1 2 यही 3 4। एक्साइटमेंट में गलती करते हैं बेटा आप लोग, है ना? ठीक है? ओके, कहने का मतलब सुनना है, चीजों को ध्यान से सुनना है, एक्साइटमेंट नहीं। और रिप्रेजेंटेशन क्या होगा हर एक चीज का?
So that would be 5s, 5p, 5d, 5f and 5g. अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 4g एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। नहीं। 4 में L की वैल्यू एक 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती है। तो 4s एग्जिस्ट करेगा, 4p करेगा, 4d करेगा, 4f करेगा। 4g एग्जिस्ट करेगा क्या बेटा? नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो केमिस्ट्री में हम 5g से स्टार्ट करते हैं, 1g 2g 3g की तो बात ही नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, हम लोग बहुत आगे हैं, हम लोग बहुत आगे हैं। ठीक है, हम लोग सीधे 5G पे बात करते हैं। ओके, 5G आने वाला है ना इंडिया में, पता है ना? पता है कि नहीं आप लोगों को? हाँ पता है सर। हाँ, 5G आने वाला है। ठीक है, तो ये है। अब मैं कहूं कि ये बताइए 5H एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। नो नहीं सर। एग्जिस्ट करेगा। 5G एग्जिस्ट करेगा, 5H एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं कहूं 4H एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। नहीं करेगा। 6I करेगा क्या? अब बताइएगा थोड़ा ध्यान से। नो सर। No, sir. नहीं करेगा। कहाँ से 6 में कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज होंगी? H। हाँ, 6 में H तक ही पॉसिबल होगा। अगर मैं n बराबर 6 कहूं तो I कहाँ से एग्जिस्ट करेगा? I 7 में 7I एग्जिस्ट करेगा, है ना? 7I एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं n बराबर 6 कहूं तो L की वैल्यू पॉसिबल होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 6s, 6p, 6d, 6f, 6g एंड 6h। आई बात समझ? n बराबर अगर मैं 7 कहूं तो क्या क्या L की वैल्यू पॉसिबल होगी? 0, 0 1, 1 2, 3, 4, 5 एंड 6। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 6s, 6p, 6d, 6f। नो सर, सॉरी, अरे बाप रे बाप, गलती हो गई, 7 7s 7p हाँ 7f, वेरी गुड, सॉरी गलती हो गई बेटा। 7f, 7g, 7h एंड 7i, I। है ना? ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन बेटा? यहाँ तक No, किसी को sir. कुछ पूछना है? यहाँ तक कुछ भी पूछना है sir. किसी को बोल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। और अब बात करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट L बेटा, L क्वांटम नंबर L की बात कर ली मैंने। सर n की वैल्यू 2 डिजिट में हो सकती है। किसकी वैल्यू? n L? n। N की वैल्यू? हाँ सर। क्या N कह रहे हैं या L कह रहे हैं? n n। N की वैल्यू इनफाइनाइट तक हो सकती है। मेरा हाँ, N की वैल्यू और सर l की वैल्यू? इनफाइनाइट तक। अगर N इनफाइनाइट है तो L भी इनफाइनाइट तक वेरी करेगा। भाई L क्या होगा? मैंने कहा फॉर एनी N, n से प्रपोर्शन। L की वैल्यू पर हाँ, सर अल्फाबेट्स तो Z तक ही होते हैं ना? अल्फाबेट्स Z तक ही होते हैं। हाँ सर, बिल्कुल कोई डाउट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन बेटा हम, आप सोचिए ना, हमें जरूरत ही केवल n बराबर 7 तक पड़ती है। हमें जरूरत सिर्फ n बराबर 7 तक पड़ती है। हमारे पास इतने एलिमेंट ही नहीं है कि हमें n बराबर 7 के आगे जाना पड़े। आई बात समझ? एग्जिस्ट बेटा करता है इनफाइनाइट तक, लेकिन जो जरूरत पड़ती है हमें, जरूरत जो पड़ती है वो 7 तक ही पड़ती है। मान लीजिए अगर किसी ग्रह पे ऐसे हैं जहां पे हमारे पास इतने सारे एलिमेंट हैं कि हमें 8, 9, 10, 11, 12, 50, 60, 100, 1000, 2000 तक की जरूरत पड़े n, तो हम कुछ दूसरा सिस्टम लगाएंगे। नो सर।
समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? समझिएगा, अगर हम किसी ऐसे ग्रह पे होते जहां पे हमें n की वैल्यू सिर्फ 7 तक की जरूरत पड़ती है बेटा, और उसमें भी सिर्फ f तक की जरूरत पड़ती है, यानी कि l की वैल्यू 3 तक की जरूरत पड़ती है। हो सकते हैं तो इनफाइनाइट, लेकिन l की 3 तक की वैल्यू जरूरत पड़ती है हमें। आई बात समझ में? इतने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है हमारे पास। अगर मैं ये कह रहा हूं किसी ऐसे ग्रह पे हो हम जहां पे हमें n बराबर 50 की जरूरत पड़े, आई बात समझ में, तो हम कोई दूसरा सिस्टम फिर एसपीडीएफ क्यों यूज करेंगे? 26 ही लेटर होते हैं, हम दूसरा तरीका यूज करेंगे रिप्रेजेंट करने का, है कि नहीं? समझ में आई बात? हाँ सर। समझ में आया ना? तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है बेटा उतने की, इसलिए नहीं करते। मैं मिटा दूं यहां तक? कोई समस्या यहाँ तक? कोई नो सर, नो सर। मैं मिटा दूं ये सारी बातें मिटा दूं? यस सर। चलिए मिटाता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, अच्छा एक और चीज एल के बारे में ही अभी एक और चीज जानिएगा। अगर एल बराबर मैं 0 कहूं तो मतलब वो होता है एस सबसेल, है ना? मैंने अभी बताया एल बराबर 0 का मतलब एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और एस सबसेल का शेप कैसा होता है जरा समझिएगा, पहले भी जानते होंगे। एस इज स्फेरिकल सबसेल होता है। एस क्या था? मैंने जो बताए थे आपको सबसेल के बारे में, सबसेल क्या था बेटा? क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? फ्लोर। तो फ्लोर का शेप, दिस इज फ्लोर का शेप। आई बात समझ में? यानी कि मान लीजिए पहला फ्लोर है, तो पहला फ्लोर मान लीजिए हमने ऐसा बनाया, ऐसा घर बनाया है जिसमें पहला फ्लोर कैसा है? स्फेरिकल है। दूसरा फ्लोर एल बराबर 1 कहूं मैं, यानी कि पी सबसेल, ये जो पी सबसेल होता है ये डम्बल शेप का होता है। आई बात समझ में? ठीक है। एल बराबर अगर मैं 3 कहूं तो इसको हम कहते हैं डी सबसेल, और ये कैसा होता है? डबल। सर 2। अरे बाप रे बाप, सर क्या हो रहा है? गलती हो रही है, ठीक है। डबल डम्बल शेप का होता है। और अगर मैं एल बराबर 3 कहूं तो दैट इज एफ सबसेल, और उसका जो शेप होता है कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम यहाँ पे ड्रॉ करना मुश्किल है। आई बात समझ में? कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा, आई बात समझ में? ठीक है। मैं इमेजिन करा सकता हूं आपको, इमेजिन करा दूं कैसा होगा एफ सबसेल? यस सर। इमेजिन करा दूं आपको, बड़ा मजा आएगा। आप 2 गुब्बारे ले लीजिए और बांध दीजिए, कैसा दिखाई देगा? पी सबसेल। 4 गुब्बारे ले लीजिए, बांध दीजिए, कैसा दिखाई देगा? जैसा। 4 गुब्बारे ले लीजिए ना। अब कितने गुब्बारे लेने हैं आपको? 6। 8 बलून्स ले लीजिए और उनको एक साथ बांध दीजिए। समझ में आ गया कैसा होगा एफ? यस सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ये एफ सबसेल होता है बेटा। कॉम्प्लेक्स है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ड्रॉ करना मुश्किल है ना, है कि नहीं? यस सर। है ना? तो इसमें 2 बलून ले लीजिए, इसमें 4 बलून ले लीजिए, और इसमें 8 बलून लीजिए। इसमें एक ही बलून रहने दीजिए, तो कहीं ना कहीं स्फेरिकल टाइप का होगा, है कि नहीं? मतलब स्फेरिकल बलून ले रहे हैं तो बड़ा आसान है इस पिक्चर को समझना बेटा, है कि नहीं? इस पिक्चर को समझना भी बड़ा आसान है। एक बलून लीजिए एस सबसेल दिखाई देगा, 2 बलून लीजिए पी दिखाई देगा, 4 ले लीजिए डी दिखाई देगा, 8 ले लीजिए एफ दिखाई देगा। कौन सा प्रोग्रेशन है ये? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा ना, जीपी। यस सर। हाँ, जीपी सीरीज बन रही है, तो जीपी सीरीज बना दीजिए, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल्स का, ये सॉरी ऑर्बिटल्स नहीं कहेंगे इसको, सबसेल कहेंगे। एस सबसेल, पी सबसेल, डी एंड एफ, ये ऐसे होते हैं, ठीक है।
इस तरह के शेप के होते हैं बेटा। क्लियर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? एल समझ में आ गया क्या होता है? एल तक? Yes, sir. Yes, sir. एल तक Yes, किसी को sir. कोई समस्या? एल के बारे में कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना? नो सर। हाँ, लिख लिया? यस सर, लिख लिया। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, मैं मिटाता हूँ। ये तो साइज शेप की भी बात हो गई, ठीक है। अच्छा, ये और भी कुछ चीजों के बारे में बताता है। आप जब किताब पढ़ेंगे तो आप और भी चीजों के बारे में पाएंगे कि बताता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी उन चीजों के बारे में नहीं बता रहा हूं आपको। रीजन ये है कि अभी मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ इतनी ही जरूरत है। आई बात समझ में? जैसे अभी आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, आई बात समझ में? ठीक है, ये सब की बात किताब में दी गई होगी, निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया होगा, बताऊंगा मैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा तो वो सारी बातें एक बार मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। हाँ बोलिए बेटा। सर ये फेयर नोटबुक में सब कुछ लिखना है क्या? और क्या? सर आप नोट्स एक्स्ट्रा देने वाले हो क्या? नोट्स बेटा इस चैप्टर का मेरे पास नहीं है, ना तो पीरियोडिक टेबल का है। मेरे पास जो नोट्स है वो है केमिकल बॉन्डिंग का, जो मैंने शेयर किया था। हाँ। आई बात समझ में? बाद में कभी अगर मुझे नहीं मिला केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स। मैं भेज दूं। केमिकल बॉन्डिंग का नहीं मिला। नहीं मिला? अरे मैंने ग्रुप में शेयर किया है, देखिए। ऐसे हाँ कैसे? सर, किया है सर, किया है सर। कैम स्कैनर वाला किया है। हाँ कैम स्कैनर वाला बिल्कुल किया है। अच्छा वो, हाँ वो मिला। सर नहीं मिला मुझे, आप वापस सेंड करोगे मैं प्लीज? वापस कर दूंगा बेटा, वापस कर दूंगा। केमिकल बॉन्डिंग का मैंने नोट शेयर किया है, अब तक जहां तक पढ़ाया था मैंने वो मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से शेयर कर दूंगा बेटा। ओके क्लियर? सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते सर हैं। हमें अभी तक स्कूल से नोटबुक्स नहीं मिले, सो आई हैव पुट अनदर नोटबुक, तो उसमें ही लिखू ना अभी ये हाँ सब उसी कुछ। में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक किताब करिए। अभी कैश क्यों नहीं मिले? अभी सबको तो मिल रहे होंगे, सबको घर जब दे रहे हैं लोग ना। सर मैंने अभी 2 दिन पहले एडमिशन लिया अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, तो फिर मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी बेटा, मिल जाएंगे। अब तो आई थिंक छुट्टी हो गई, लेकिन कहीं तो लिख लीजिए अभी फिलहाल, ठीक है। ऐसा लिखिए कि ये सर मैंने एक अदर नोटबुक डाली है केमिस्ट्री के हाँ लिए हाँ, घर पे। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे क्वांटम नंबर की, दैट इज m। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। विनीत समझ में आ रहा है बेटा? विनीत हो ना बेटा यहाँ यस पे? सर। हाँ हाँ तुम्हारी आवाज काफी दमदार वाली है। बड़ी आवाज जो है बहुत ही दमदार आवाज है यार, बढ़िया है। चलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं, m से डिनोट करते हैं बेटा इसको। आई बात समझ में? ये क्या बताता है हमें? ये न तो एनर्जी के बारे में बताएगा, न ही डिस्टेंस के बारे में बताएगा। समझ में आ रही है बात? एनर्जी और डिस्टेंस कौन बताता है? n और l, ठीक है। ये किसके बारे में बताता है बेटा? ध्यान दीजिएगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डायरेक्शन ऑफ सबसेल के बारे में बताता है। सबसेल किस डायरेक्शन में होगा? आई बात समझ में? ओरिएंटेशन, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल सबसेल का मतलब क्या हो गया? ओरिएंटेशन। तो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। आई बात समझ में? जैसे मैं अगर p ऑर्बिटल कहूं तो p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं बेटा, एंड दैट इज नोन एज px, py एंड pz। px ऑर्बिटल जो होता है, अगर xy एक्सिस पे बात करें तो px ऑर्बिटल इज इन x डायरेक्शन, py ऑर्बिटल इज इन y डायरेक्शन, एंड pz ऑर्बिटल जो होता है बेटा दैट इज इन pz डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? ये z एक्सिस है, मान के चलिए यस सर। ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यानी कि p में 3 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करेंगे। p सबसेल, ध्यान दीजिएगा, ये इसको मैं क्या कह रहा हूं? p सबसेल। p क्या था? फ्लोर था,
इस फ्लोर पे 3 कमरे हैं बेटा। कौन कौन से? पीएक्स, पीवाई, पीजेड। किसी एक फ्लोर पे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 कमरे हो सकते हैं, है कि नहीं? तो अब धीरे धीरे हम कमरे तक पहुंच गए हैं। यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? कमरों के बारे में बताते हैं, कितने कमरे हैं और उन कमरे का डायरेक्शन क्या है, इसके बारे में बताता है बेटा। एक होटल रूम में बहुत सारे कमरे हो सकते हैं ना बेटा, डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। मुंबई में चले Yes, जाइए बढ़िया 5 स्टार होटल में, ताज होटल में चले जाइए, है ना, तो सी फेसिंग वाला आपको कमरा मिल जाएगा, रूम आपको नॉर्मल रूम मिल जाएगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो कमरे, ऐसे कमरों का डायरेक्शन कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इससे जो मिलता है हमें px, py, pz मिला, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कहते हैं। यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि नहीं? और उन ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन क्या है उसके बारे में बताता है बेटा। बात समझ में आया? ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर Yes, sir. सबसे पहले तो हमें सबसेल में, किसी पर्टिकुलर सबसेल में जो सबसेल का डायरेक्शन क्या है, जैसे पी सबसेल में कहूं तो पी सबसेल में 3 एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज px, py, pz, एंड दीज आर नोन एज ऑर्बिटल। तो सबसे पहले ये ऑर्बिटल के बारे में, और दूसरी बात, इन ऑर्बिटल का डायरेक्शन क्या है, या डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल कहिए, सबसेल मत कहिए, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल कहिए। तो डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। आई वाज ऑन में, विच कैन बी px, py और pz ऑल्सो। ठीक है, तो 2 चीजों के बारे में हमने देख लिया। अच्छा, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है? तो इसकी वैल्यू L पे डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? L पे। फॉर एनी L, M की वैल्यू वेरी करती है +L टू 0 टू -L। कहने का मतलब ये है, अगर मैं कहूं L बराबर 1, तो M की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगी? +1, 0, -1। अगर मैं कहूं L बराबर 2, तो M की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या होगी बेटा, बताइए? +2, +1, 0, -1, -2। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, कितनी वैल्यू पॉसिबल है? L बराबर 1 के लिए कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 3। L बराबर 2 के लिए कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 5। L बराबर 3 अगर मैं कहूं तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होंगी M की? +3 +1 7 0 7 -1 0, -1, -2, -3, 7 वैल्यू पॉसिबल है। यानी कि अगर हम ये कहें कि कितने नंबर ऑफ M की वैल्यू पॉसिबल है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ M, पॉसिबल वैल्यू ऑफ M, तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है बेटा? पॉसिबल वैल्यू ऑफ M की बात करूं तो ये होगा फॉर एनी L, जो M की वैल्यू पॉसिबल होगी दैट वुड बी 2L + 1। लिख सकते हैं, अगर मैं L बराबर 1 रख दूं तो कितना आएगा? अगर L की वैल्यू 1 हो तो कितना आएगा? 2 × 1 + 1, 3 आ रहा है ना। 3 L बराबर 1 के लिए 3। L बराबर 2 रख दूं, कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी? 5। 5 5 आ रहा है ना, 5। और अगर L बराबर 3 रख दूं तो कितनी आएगी वैल्यू? 7। 7 2 6 + 1 7। यानी कि टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी? 2L + 1। फॉर एनी L, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ M इज इक्वल्स टू 2L + 1। ठीक है, क्लियर है? और Yes. और वैरी कहां से कहां तक करेगी? +L टू 0 +L to -L। +L टू 0 टू 0 भी इंक्लूड कीजिए, कई बार 0 भूल जाएंगे। तो +L से 0 से -L तक, या कह सकते हैं +L से -L, अगर आपके दिमाग में 0 है तो। ठीक है,
क्लियर है बेटा? चलिए आज के लिए यही Yes. करते हैं, हमारी अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है बेटा, स्टार्ट हो गई है, इनफैक्ट 11 बज गया है, अगली क्लास स्टार्ट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में कल सुबह हम फिर से 10 बजे मिलेंगे और फिर से यहीं से आगे बात करेंगे, ठीक है? यहीं से बात। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन यस सर। सबको आ गया? Yes, sir. No, sir. ओके, थैंक यू।